Hi guys, welcome to Ice Point. So this is Aditi Pandey. Today we continue our chapter 10. हमने चैप्टर 10 शुरू कर लिया था और उसमें कुछ पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे. आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर 10 क्या है? वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ. तो आइए देखते हैं. इसमें हमने वायुमंडलीय दाब पढ़ लिया था तथा वायु में जो ऊर्ध्वाधर भिन्नता है वो पढ़ लिया था. अब हम लोग को पढ़ना था कोरियोलिस बल. तो कोरियोलिस बल क्या होता है? देखिए, जो पृथ्वी होती है ना, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है. तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक है. और इसके अक्ष पे जो इसकी गति होती है ना, ये पवनों की दिशा को प्रभावित करती है. सन 1884 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे. उन्होंने इस चीज़ का विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है. यानी पृथ्वी को घूमते हुए पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो भी पवनों की दिशा प्रभावित होती है ना, तो वो किसी बल के कारण प्रभावित होती हैं, जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं. इस प्रभाव में पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं. जब पवनों का जो वेग है वो अधिक होता है, तब विक्षेपण भी अधिक होता है. कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है. यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है. जो कोरियोलिस बल है वो दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है. दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है. जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी. इन दो बलों के कारण एक दूसरे से समकोण पे होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं. विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बढ़ती हैं. अतः निम्न दाब, निम्न क्षेत्र दाब और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है. यही कारण है कि जो विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते. देखिए, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, बस इसमें यही समझना है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो कि पवनों की दिशाओं को तय करता है. ओके, जो कि पवनों की दिशाओं को तय करता है. यदि पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ विक्षेपित हो जाती हैं और यदि वह दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो अपने मूल दिशा से बाईं तरफ विक्षेपित हो जाते हैं, यानी अपनी दिशा से अपोजिट विक्षेपित होती हैं. जब पवनों का वेग अधिक होता है तो इनमें जो विक्षेपण की क्रिया है वो भी अधिक होती है, यानी ये अपने अपोजिट व्यवहार अधिक करती हैं. और जब विक्षेपण कम होता है तो जब वेग कम होता है तो इनका जो विक्षेपण है वो भी कम होता है. ठीक है, ये चीज़ें आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी. इसमें कुछ लाइंस हैं जो आपको पूरी तरीके से रट्टा मार रहा होगा, क्योंकि अगर लिखने को आया तो आपको एकदम ऐसे ही लिखना है, क्योंकि आप इसमें कोई और वर्ड ऐड कर ही नहीं सकते. आगे है वायुदाब व पवनें. तो देखिए, पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का ही तो परिणाम है ना. पवनों का वेग और पवनों की दिशा कोरियोलिस बल पे कहीं ना कहीं निर्भर करती है कि वो दाईं तरफ होगी या बाईं तरफ होगी, उसका वेग क्या होगा, वो अधिक निक्षेपित होगी या फिर
कब निक्षेपित होगी। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में जो पवनें होती हैं वो धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कॉरियोलिस बल से नियंत्रित की जाती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हो और जो घर्षण का प्रभाव है वो न हो तो दाब प्रवणता कॉरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप जो पवनें हैं वो समदाब रेखाओं के समांतर बहती हैं। ये पवनें भूविक्षेपी यानी कि जियोस्ट्रॉपिक पवनें के नाम से जानी जाती हैं। तो ये कौन सी पवनें हैं? देखिए, जब कभी समदाब रेखाएं जो हैं वो सीधी हो जाती हैं तो घर्षण का प्रभाव नहीं होता है, तो दाब प्रवणता बल कॉरियोलिस बल के बैलेंस में आ जाता है, यानी दोनों इक्वल हो जाते हैं और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समांतर में ही बहने लगती हैं। ये पवनें जियोस्ट्रॉपिक पवनें यानी कि भूविक्षेपी पवनें कहलाती हैं। देखिए, इसमें बताया है कि मान लीजिए ये समदाब हो, ठीक है। जब समदाब रेखाएं सीधी हों, ये पवनें बह रही हैं, इसकी जो समदाब रेखाएं हैं बिल्कुल जब सीधी होती हैं तो घर्षण बल का प्रभाव कम है, और दाब प्रवणता बल कॉरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। ठीक है, क्या है? दाब प्रवणता बल कॉरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समांतर बहती हैं। ये पवनें भूविक्षेपी कहलाती हैं। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। चक्रवाती मतलब हम क्या जानते हैं? एक चक्र के स्वरूप में, ठीक है, एक चक्र के स्वरूप में, यानी चारों तरफ होगा, एक गोल दिशा में होगा। तो निम्न दाब यानी जहाँ दबाव थोड़ा सा कम हो और वह चारों तरफ पवनों का परिक्रमण होता है तो उसे चक्रवाती परिक्रमण कहते हैं। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों पर भिन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर कई निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित होता है। यानी पृथ्वी की सतह पर कई बार उच्च दाब के चारों ओर जो पवन उच्च दाब के चारों ओर जो पवनों का परिसंचरण होता है ना, वो ऊंचाई पर होने वाले वायु के परिसंचरण से कहीं न कहीं सम्मिलित होता है, क्योंकि दाब की ज़रूरत यानी दाब की आवश्यकता कहाँ पे है? उच्च दाब पे ही है। इसीलिए उच्च दाब पे और ऊंचाई पे ही वायु का संचरण जब होता है तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेट करते हैं। प्रायः निम्न दाब वाले क्षेत्रों में वायु जो है वो अभिसारित होंगी और ऊपर उठेंगी। उच्च क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होंगी। अभिसंचरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवडन धाराओं में पर्वतों के विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है। इसे विषुवतीय दाब क्षेत्र यानी कि इक्वेटोरियल लो के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए क्या है, अभिसरण के अतिरिक्त
जब अभिसरण की क्रिया नहीं होती है। उसके अलावा वायु भ्रामिल रूप में, यानी एक निश्चित रूप में, न तो वो चक्रवाती रूप में है न तो वो ऊपर उठ रही है, भ्रामिल रूप में संवहन धाराओं में, ठीक है, संवहन धाराओं के रूप में विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है। एक विषुवत वृत्त बनाती हैं जिसके निकट वायु का जो दाब है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसे हम विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र कहते हैं। 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि अगर 30 डिग्री दक्षिणी और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो वो जो क्षेत्र है ना वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। यानी वहाँ पे वायु की जो स्पीड है, उसकी जो गति है काफ़ी ज़्यादा तेज होगी और उस पर बल भी उतना ही अधिक होगा, जिससे वो उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब कहते हैं। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियाँ, जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टियाँ कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायु दाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। देखिए, चक्रवात अगर चल रहा है तो उसके किनारों पर असर कम होता है, लेकिन उसके बीच में जो सी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। तो इसीलिए उसके बीच में बल बहुत ज़्यादा अधिक होता है और इसलिए उसकी जो गति होती है वो भी अधिक होती है। तो उसमें यही बता रहा है कि वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं हैं और 60 डिग्री उत्तरी व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पे निम्न दाब पेटियाँ हैं, जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ कहती हैं कहा जाता है। इन पेटियों में ध्रुवों के निकट जो वायु दाब है वो अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायु दाब पट्टी कहते हैं, यानी ध्रुव में पाई जाने वाली उच्च वायु दाब की पट्टिका। ये वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं होती हैं। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियाँ भी विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शांत ऋतु में ये पट्टियाँ जो हैं दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती हैं। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। आप सभी ये जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण ही वायु जो है वो गतिमान होती है। इस समदाब गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। जो पवनें हैं वो उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रभावित होती हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता है और इसी भिन्नता के कारण ही जो वायु है वो गतिमान है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है और इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा लगने वाले बल को कॉरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम होती हैं। कौन कौन सी? दाब में जो प्रवणता का प्रभाव है, घर्षण बल और कॉरियोलिस बल। आप ये लर्न कर सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पे जो क्षैतिज पवनों का प्रवाह है ना वो किन प्रभावों के कारण है, मतलब उसके कौन कौन से प्रभाव हैं जिसके कारण क्षैतिज पे हवा का प्रवाह, पवन का प्रवाह होता है। तो वो है दाब प्रवणता, घर्षण बल,
तथा कॉरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे की ओर प्रवाहित करता है। अब हम देखेंगे दाब प्रवणता बल। वायुमंडलीय बल भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाती है। यानी वायुमंडल में जो दाब है वो एक समान नहीं होते, वो भिन्न होते हैं तथा वे भिन्न प्रकार के बलों को उत्पन्न करते हैं। यदि दूरी के संदर्भ में देखा जाए तो जो दाब प्रवणता है, दाब परिवर्तन की जो दर है, उसे ही हम दाब प्रवणता कहते हैं। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हो वहाँ दाब प्रवणता अधिक होती है और जहाँ समदाब रेखाएं दूर दूर हो वहाँ दाब प्रवणता कम होती है। तो चलिए आपका लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रश्न हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, आपको ये लर्न करना ही होगा। 12th की ज्योग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा एडिशन करना मुझे नहीं लगता सही होगा। आप इसके एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।